हेलो फ्रेंड्स, मैं सब स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आपको 11 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप सब सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आपको बताना है विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दिवस क्यों महत्वपूर्ण है अभी आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले ये बताना है कि कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा 11 अप्रैल को यह दिवस मनाया जा रहा है और हर वर्ष इसको 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो किसके बारे में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, अभी सब बताते हैं। तो देखिएगा आप लोग, वर्ल्ड पार्किंसन डे आज हम लोग मना रहे हैं। तो पार्किंसन रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यह रोग जो है एक प्रगतिशील तंत्रिका तंत्र विकार है, यानी तंत्रिका तंत्र आपका जो है नर्वस सिस्टम को ये जो है प्रभावित करने वाला बीमारी है। और यह दिन डॉक्टर जेम्स पार्किंसन, जिन्होंने जो है पार्किंसन के बारे में खोज किया था, उनके जन्मदिन के बारे में, लंदन से जो बिलोंग करते हैं, उनके जन्मदिन को जो है चिन्हित करने के लिए, यानी उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से बुढ़ापे का रोग है। जो लोग 50 वर्ष के ऊपर मान लीजिए या 60 वर्ष के ऊपर मान लीजिए होते हैं, उनमें यह डिजीज होता है ज्यादा करके, उससे ये प्रभावित होते हैं। इसमें क्या होता है, डोपामाइन का जो उत्पादन करने वाला न्यूरॉन्स की क्षति होती है। मतलब जो डोपामाइन रिलीज करता है आपका न्यूरॉन्स, उसकी क्षति हो जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति में कई सारे प्रभाव मतलब दिखाई देते हैं। इसके कारण क्या होता है, शरीर कांपने लगता है। कई लोग को देखे होंगे आपका शरीर कांपने लगता है। तो आप वहां जब भी देखिएगा पार्किंसन डिजीज का नाम याद रखिएगा और 11 अप्रैल उसको जो है ध्यान रख लीजिएगा कि हाँ 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल को यही दिवस मनाया जाता है जो इनका शरीर कांपता है, कठोरता आ जाती है, धीमी गति हो जाती है, जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब की वर्ष का थीम है पार्किंसन से पीड़ित लोगों और उनके प्रियजनों की मदद करने की जो है कोशिश करना। इस थीम के तहत इस दिवस को मनाया जा रहा है। देखेंगे और इसके बारे में, पार्किंसन के बारे में। तो देखिएगा इस तरह से कुछ जो है बीमारी हो जाती है। सिम्टम्स इससे क्या है, मास्क, फेस, फॉरवर्ड ट्रंक, सब आप देख लीजिएगा क्या क्या इसमें है। हम आपको वैसे पहले ही बता दिए, शरीर कांपने लगता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, ये सब इसमें दिक्कत होती है। अगला दिवस है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। आज हम लोग मना रहे हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे। कब मना रहे हैं, 11 अप्रैल को मना रहे हैं। तो भारत में ये जो है देखिए राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है, नेशनल लेवल पर। तो भारत में यह दिवस जो है गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर जो है अवधि के दौरान महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो जो महिलाएं जो है, महिलाओं के बारे में यह दिवस मनाया जाता है। गर्भावस्था जब उनको जो होता है, उसके जब परसों, उसके पहले और उसके बाद में जो है उनकी होने वाली समस्याएं, यानी कहने का मतलब सही से डिलीवरी उनको जो है हो, बच्चा सुरक्षित रहे, मदर सुरक्षित रहे, माता सुरक्षित रहे, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहली बार ये जो है लॉन्च किया गया है। हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये आपको बताना है प्लेस कहाँ लॉन्च किया गया है, मतलब किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो उधमपुर, देहरादून, गंगटोक, शिमला। तो सही उत्तर आपका रहेगा उधमपुर जो है इसमें लॉन्च किया गया है। उधमपुर है वैसे ये। उधमपुर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो उधमपुर जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चेनानी के नाथा टॉप में पहला हिमालयी उच्च वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र शुरू किया है। तो यह नया केंद्र जो है हिमालयी क्षेत्र के लिए सटीक जलवायु और मौसम स्थितियों के अनुसंधान और अध्ययन पर भी जो है ध्यान केंद्रित करेगा। आपको ये जितेंद्र सिंह जो है, आपको हमको लग रहा है कई बार इसको बताया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ये मंत्री हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इसको लॉन्च किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत ये जो है लॉन्च हुआ है। ये जो है इसको मतलब मैनेज किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है हिमालयी क्षेत्र में जलवायु निगरानी और आपदा तैयारियों में जो है सुधार करना। आप जानते हो हिमालय क्षेत्र में कितना जो है समस्याएं देखने को मिलती है। मौसम कभी कई बार जो है ज्वालामुखी, कई बार जो है भूकंप, ये सब घटनाएं होते रहते हैं, लैंडस्लाइड।
तो यहाँ ऐसे क्या है, जलवायु जो होता है उसकी निगरानी करने के लिए, आपदा तैयारियों में जो है सुधार करने के लिए यह दिवस करे, यह जो है लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, और पहली बार ऐसा लॉन्च किया गया है हिमालयी ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र। तो इसको आपको ध्यान रखना है। कहाँ किया गया है? उधमपुर, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो है मौद्रिक, ये देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मौद्रिक है, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी समिति में जो है रेपो दर को कितने प्रतिशत पर जो है निर्धारित किया है। तो ये आपको बताना है। अभी जो है मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई थी, तो उसमें जो है कितने परसेंट पर इसको निर्धारित किया गया है, मौद्रिक नीति को, रेपो दर को, मतलब मौद्रिक नीति समिति इसको जो है निर्धारित करती है। तो कितना परसेंट इसमें निर्धारित की है? तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, 6% पर इसको जो है निर्धारित किया है। 0.25 बेसिस पॉइंट, इतना परसेंट और 25 बेसिस पॉइंट इसको जो है कट किया गया है इसमें मौद्रिक नीति समिति ने दोस्तों रेपो दर में। अब इसका मतलब क्या होता है, तो पहले इसको देखिएगा, अभी आपको बताते हैं। तो 6% पे इसको ला करके कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यही काम करती है, ने वैश्विक स्तर पर जो है जारी व्यापार युद्धों और बढ़ती अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रेपो दर जो है 25 आधार अंकों की जो है कटौती की है। या तो 25 आधार अंक कहिए, बेसिस पॉइंट कहिए, या 0.25% कहिए, दोनों बात एक ही होता है। करते हुए इसे जो है 6% कर दिया है। पहले 6.25% था ये, अभी जल्दी ही इसको घटाया गया था, बहुत साल बाद घटाया गया था, फिर 6.25% से घटा करके इसको 6% पर कर दिया गया है। साथ ही 2026 के लिए जो विकास दर का अनुमान था, पूर्वानुमान, उसको 6.7 से घटा करके 6.5% आरबीआई ने कर दिया है। तो कितना कर दिया है? 6.5%। वहीं रेपो रेट कितना कर दिया है? 6% कर दिया है। तो अभी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी आपको बताते हैं। तो आरबीआई गवर्नर ने आगाह किया है कि नए टैरिफ उपाय से जो है देश की आर्थिक वृद्धि और निर्यात को जो है प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि कमोडिटी जो है, वस्तुएं और कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट के कारण मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन है, जिसे महंगाई कहते हैं, उसका जोखिम सीमित रहने की संभावना जताई गई है। तो देखेंगे अभी क्या हो रहा है, टैरिफ वार हो रहा है। अगर मेरे ऊपर कोई जो है, जैसे अमेरिका ने जो है अपने इंडिया पे जो है कितने 26% का क्या लगाया, रेसिप्रोकल टैक्स लगाया, उसी प्रकार से जो है 34% कहाँ लगाया था, चीन पे लगाया था। तो अमेरिका ने कहा इसको कम करिए, नहीं तो हम और बढ़ाएंगे। अमेरिका ने इसको 101%, ये कम नहीं किया, तो अमेरिका ने इसको 101% चीन पर लगाया। फिर वो नहीं माना तो फिर इसको शायद 126% ऐसे कुछ जो है फिर लगाया है। तो कहने का मतलब जो है 104 ऐसे कुछ था, मतलब कहने मतलब ये ट्रेड वार, तुम इतना बढ़ाओगे मैं इतना बढ़ाऊंगा। तो उसी तरह से क्या है कि इस समय जो है ट्रेड वार चल रहा है, टैरिफ वार चल रहा है। तो उसको यूएस से भी अमेरिका पे 84% का टैक्स लगा दिया। तो इस तरह से जो है टैक्स वार हो रहा है, जिसके कारण से जो है अनिश्चितताएं मार्केट में काफी जो है इस मौजूद है। तो रिवर्स रेपो रेट में जो है कमी किया गया है। अब इसमें रेपो रेट में कमी किया गया, रिवर्स रेपो रेट में नहीं। तो अब इसको देख लेंगे, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, जो आरबीआई है, आरबीआई क्या है, बैंकों का जो है बैंक है आरबीआई, आपको ये पता होगा। तो आरबीआई जो है, जो वाणिज्यिक बैंक हो गए, वाणिज्यिक बैंक कौन कौन से हो गए, जैसे एसबीआई हो गया, सेबी करें, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब बैंक क्या है, आपके वाणिज्यिक बैंक है। तो आरबीआई जो है जिस रेट पर इन वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है, वो आपका रेपो रेट होता है। समझ में आया बात कि नहीं आया? यानी अगर जैसे आप बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, ये सब बैंक है, तो इनको भी ऋण की आवश्यकता पड़ती होगी, तो कहीं जाते होंगे लेने, तो कहाँ जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। हर कोई अपने बैंक के पास जाता है, तो आरबीआई के पास ये ऋण लेने जाते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। तो किसी परसेंट पे दिया जाएगा, ऐसे तो दे दिया जाएगा, तो 6% पे अब जो है दिया जाएगा। यानी अगर अब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास लोन लेने जाएंगे, ऋण लेने जाएंगे, तो उनको 6% पे दिया जाता था। पहले कितना और ज्यादा दिया जाता था। तो अब जब ये सस्ते में ऋण पाएंगे, तो हम लोगों को भी सस्ते में ये जो है देंगे ऋण, माने आम जनता को भी ये सस्ते में देंगे। तो ये होता है आपका रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो रिवर्स रेपो रेट यहाँ देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट
इसका मतलब क्या होता है, उल्टा इसका कर दीजिए, सीधे से उल्टा कर दीजिए। जब वाणिज्यिक, अगर आरबीआई है, आरबीआई को भी जो है ऋण की आवश्यकता पड़ती होगी, तो आरबीआई कहां से लेता है, वाणिज्यिक बैंकों से लेता है। यानी ये ऐसा भी कह सकते हैं जो वाणिज्यिक बैंक है वो आरबीआई को ऋण देते हैं। तो जब ऋण देते हैं तो आरबीआई भी उनको जो है कुछ ऋण, सॉरी, वो देगा ना, इस पे कुछ ब्याज देगा। तो वो ब्याज जो है वो रिवर्स रेपो रेट होता है आपका। तो ये आपको दोनों टर्म याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इससे आपको जो है मार्केट में लोन सस्ता मिलेगी, तो लोन सस्ता मिलेगी तो कई सारे इसमें जो मार्केट में कह लीजिए उछाल आएगा। मार्केट जैसे लोन सस्ता मिलेगा तो हम लोग लोन लेंगे, तो उससे कई सारे कार्य करेंगे, तो उससे जो है आपका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो वीडियो दोस्त पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। कहला, पहले पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट में किन राज्यों ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो अभी इसमें जो है आपको बताना, 2 राज्य शीर्ष पर हैं, पहले दूसरे स्थान पे। तो कौन उसमें से पहले है देख लीजिएगा विकल्प। वैसे सही उत्तर आपका रहेगा गुजरात और तेलंगाना इसमें शीर्ष पर है। गुजरात पहले स्थान पर है, तेलंगाना जो है शीर्ष पर है। तो सॉरी, गुजरात शीर्ष पर है पहले स्थान पे, तेलंगाना सेकंड प्लेस पे है। तो पंचायती राज मंत्रालय जो है इसको करेगी, जान ही रहे हैं, क्योंकि पंचायत से संबंधित ये वो है। 2022-23 के लिए पहली पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। ये पहली बार जारी किया गया है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, जिसमें गुजरात शीर्ष पर है और तेलंगाना उसके सेकंड प्लेस पे है। यह एक बहुक्षेत्रीय समग्र सूचकांक है जो पूरे भारत में जो है 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की समग्र प्रगति और प्रदर्शन का आकलन करता है। तो कितना वो प्रगति कर रहा है, कितना उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उस आधार पर जो है इसको रैंकिंग दिया जाता है। उद्देश्य क्या है, पंचायत स्तर पर जो है डेटा संचालित शासन को सक्षम बनाना, हितधारकों को जो है विकास अंतराल की पहचान करने और ग्रामीण भारत में साक्ष्य आधारित नीति है हस्तक्षेप को जो है बढ़ावा देने में सहायता करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये याद होगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1992 द्वारा इसको क्या किया गया था, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था पंचायतों को। ध्यान रखना है ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस राज्य की एक्सोमिया गोहना को जीआई टैग जो है, जीआई टैग है, जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो कहाँ के, किस राज्य का ये है, विकल्प में आंध्र प्रदेश, असम, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो सही उत्तर आपका रहेगा असम के जो है एक्सोमिया गोहना को जीआई टैग दिया गया है। तो असम का ये पारंपरिक हस्त निर्मित आभूषण है, क्या है, ज्वेलरी है, एक्सोमिया गोहना। देखिएगा इसका नाम ऐसे है, गोहना, गहना जिसे कह सकते हैं, उसको जीआई टैग जो है दिया गया है। यह गहना जो है शादी और अन्य त्योहारों में पहना जाता है, इसको ध्यान रखना है। यह हाथ से तैयार किए गए पारंपरिक हार, झुमके, कंगन और अंगूठियों का एक संग्रह होता है जो असम के वनस्पतियों, जीवों, संगीत, वाद्य यंत्रों और सांस्कृतिक कलाकृतियों को जो है यह दर्शाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब जीआई टैग इसको देख लीजिए, इमेज इसका इस तरह से कुछ है, इसमें जो है पूरा इसका एक वो होता है कि हाँ इसका मतलब संग्रह होता है। इसको जो अंगूठियों को, अंगूठी हो गया, गहना हो गया, इस सब का संग्रह होता है जो शादी विवाह में पहना जाएगा। देखिएगा, रिच कल्चरल लिगेसी साइंस विथ एक्सोमिया गोहना जीआई टैग ये दिया गया है। अब जीआई टैग दिया गया है, इसको बारे में देखिएगा। तो जीआई टैग क्या होता है, एक बौद्धिक संपदा लेबल है जो किसी उत्पाद की उत्पत्ति और गुणवत्ता को उसके भौगोलिक स्रोत के आधार पर उसको प्रमाणित करता है कि कहीं का ये स्पेशल पहचान दिलाता है, कह लीजिए उस स्थान का। तो ये कहीं का ये स्पेशल पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। 1999 में अधिनियम आया था, वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, उसी के तहत इसको दिया जाता है। 2003 से इसको शुरुआत किया गया था, लेकिन 2004 में जो है सबसे पहले दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें सब में आपको मिल जाएगा दार्जिलिंग टी को। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग प्रबंधन एवं उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत इसको दिया जाता है।
और शीर्ष जीआई टैग अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जो है जीआई टैग प्राप्त किया है, उसके बाद आपका तमिलनाडु है। तो ये सब बातें भी आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, अगर 10 वर्ष पूरा हो गया किसी उत्पाद को तो उसको फिर बढ़ाया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है अंतरिक्ष से संबंधित जो है आर्टेमिस समझौता, आर्टेमिस अकॉर्ड जो है उस पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन बना है। तो अभी किसी देश ने जो है इस पे साइन किया, तो आपको ये बताना है कौन सा देश है जो साइन किया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड। सही उत्तर आपका रहेगा बांग्लादेश इस अकॉर्ड में जो है शामिल हो गया, इस पे हस्ताक्षर कर दिया है। तो बांग्लादेश जो है आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है और इसे ज्वाइन करने वाला यह 54वां देश बन गया है, आपको हम पहले ही बता दिए हैं। तो आर्टेमिस समझौता क्या है, आर्टेमिस अकॉर्ड, तो यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, इंटरनेशनल जो है अकॉर्ड है। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष के लिए जो है नियम बनाना है, ताकि अंतरिक्ष को बिना किसी नुकसान पहुंचाए उसका जो है उपयोग किया जा सके। ये नासा और जो है यूएस का स्पेस विभाग जो है इसको लाया था। कब लाया था? 2020 में इसको जो है शुरू किया गया था। भारत जो है 2023 में इस पे हस्ताक्षर किया था, जो 27वां देश उसका बना था उस समय। तो इस उद्देश्य से जो है इसको लॉन्च किया गया था कि अंतरिक्ष को जो है बिना नुकसान पहुंचाए उसका उपयोग किया जा सके। अभी तो हम लोग अर्थ पे जो है पृथ्वी पर नुकसान इतना कर ही रहे, इन्वायरमेंट इतना जो है दूषित कर ही रहे हैं, अगर स्पेस में भी ऐसे करने लगेंगे तो फिर जो है समस्याएं बहुत विकराल हो जाएंगी। हालांकि हम लोग मान कहाँ रहे हैं, इतना ज्यादा जो है आप सैटेलाइट, इतना ज्यादा उपग्रह छोड़ रहे हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में इतना मलबा जो है, इतना जो है डेब्रिस है मौजूद है इस समय कि क्या बताया जाए आप लोगों से। तो मतलब यही होता है कि समझौता तो हो जाता है लेकिन उस पर फॉलो बहुत ज्यादा नहीं किया जाता है। तो लक्ष्य इसका क्या है इसको लॉन्च करने का? तो अंतरिक्ष का उपयोग जो है नॉन मिलिट्री कामों के लिए ही किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य के तहत इसको जो है शुरू किया गया था। किसको? आर्टेमिस समझौता को। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और भारत, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि अभी चर्चा में रहा आर्टेमिस मिशन जो है उसमें भारत शामिल है या नहीं शामिल है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अगला है हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने जो है सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं। तो ये अभी आपको बताना है, कैबिनेट की बैठक हुई है तो उसमें जो है सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए अभी एक योजना भी है, उसको भी आपको इसी में बताते हैं। तो कितने करोड़ इसके लिए जो है एलोकेट किए गए हैं। तो 800 करोड़, 1200 करोड़, 1600 करोड़, 2000 करोड़। सही उत्तर आपका रहेगा 1600 करोड़, यानी 1600 करोड़ इसके लिए आवंटित किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन उप योजना के आधुनिकीकरण को जो है 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। और इस योजना के लिए जो है प्रारंभिक बजट है, कुल बजट जो है प्रारंभिक कुल बजट 1600 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले के पुलिस कमिश्नरेट के अंदर जो है एक पब्लिक फ्रेंडली कैफे, यानी जिसका नाम है कैफे रिश्ता पहल है, ये आपका लॉन्च किया गया है, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो ये नोएडा जो है पुलिस कमिश्नरेट ने इसको लॉन्च किया है। तो क्या विशेषता है इसकी? तो उत्तर प्रदेश जो है पुलिस ने नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के अंदर एक पब्लिक फ्रेंडली कैफे जिसका नाम है कैफे रिश्ता पहल है, इसको लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? पुलिस कर्मियों और नागरिकों के बीच जो है मजबूत संबंध बनाना, यानी यहाँ जो है पुलिस लोग और नागरिक लोग सब मिल करके जो है कैफे पे चाय पियेंगे और सब बातचीत होगा, साथ बैठेंगे, तो उससे जो है लोगों में पुलिस के प्रति नागरिकता, पुलिस के प्रति जो मानसिकता सही होगी। अगला है चर्चा में रहा ताइवान जलडमरू मध्य किन देशों के बीच स्थित है। तो अभी ताइवान जलडमरू मध्य में जो है एक एक्सरसाइज हो रहा है जिसके कारण से न्यूज में है। तो इस चारों में से आपको बताना है किस देश के बीच ये ताइवान जलडमरू मध्य है। ताइवान जापान के बीच, ताइवान चीन के बीच, जापान और फिलीपींस के बीच, फिलीपींस और ताइवान के बीच है। सही उत्तर आपका रहेगा ताइवान और चीन के बीच ये स्थित है। अभी देखिए अगर आप देखा जाए तो ताइवान को चीन देश नहीं मानता है, हालांकि ताइवान एक देश है, ये जानिएगा आप। तो चीन जो है ताइवान जलडमरू मध्य में अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। अब देखिएगा
चीन वैसे भी इस पे जो है ये कहता है कि हमारा एक द्वीपीय क्षेत्र है, और यहाँ ये अपना दबदबा बढ़ाने के लिए अपने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। तो यहाँ जो इस न्यूज में बनी जाएगा ये चीज। तो विमान वाहक पोत जो वहाँ का जो एक्सरसाइज में भाग ले रहा था, उस जो ताइवान के पूर्व में परिचालन किया है, जिससे जो है क्षेत्रीय तनाव आपस में बढ़ गया। तो बढ़ ही जाएगा, किसी के घर के आसपास जाकर के आप जो है वहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी सैन्य एक्सरसाइज, तो तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। ताइवान जलडमरू मध्य जो है ताइवान द्वीप को मुख्य फुजियान भूमि जो चीन के है उसके प्रांत से अलग करने वाला एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है। और इसकी अवस्थिति अगर देखेंगे तो दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से यह जोड़ता है। तो इसको ध्यान रखना है। देखिएगा ये तनाव बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जो अभी आपके घर पे भी है, घर के आसपास ही कोई आपके घर के आसपास जो है ला करके कुछ ऐसा करने लगे, बंदूक दिखाने लगे, उसके बाद वहीं जो है आपका ऐसा कुछ करने लगे कि मतलब उससे लगे कि हमारे लिए खतरा है, तो तनाव उसमें बढ़ना स्वाभाविक है। तो ये इसका मैप देख लीजिएगा, ये आपका ताइवान स्टेट है, यही एक्सरसाइज हुआ है। ये आपका ताइवान है, ये आपका क्या है, चीन है। तो ये इसके बीच में है। ईस्ट चाइना सी जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में मतलब इसके नॉर्थ में, और जो साउथ चाइना सी है इसके बीच में ये जो है क्या है, ताइवान स्टेट है। इसको आपको ध्यान रखना है। चीन यही ये एक्सरसाइज कर रहा है, सबसे बड़ा अपना एक्सरसाइज। इसकी ताइवान की राजधानी ताइपे है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आज का सेशन दोस्त यहीं पर रखते हैं। सेशन कैसा पसंद आता हो तो अपने वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई ध्यान जारी रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।